2024 में मेरा मानना है इंडिया गठबंधन। नहीं, मेरे को लगता है रिलीजन जहाँ पे आ गया, सबसे बड़ा मुद्दा रिलीजन ही है। यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद बनना चाहिए। तो जहाँ धर्म आ गया, मैं मानती हूँ वहाँ लोग अक्सर अपना एक जो मत है वो एक तरफ देते हैं, वो आप जानते हैं बीजेपी की तरफ। तो मेरा मानना है कि आनी तो गठबंधन चाहिए, लेकिन जो रुख है सर, जहाँ मैं मानती हूँ कि जो इन्फ्लुएंस का एक दौर होता है तो वो रिलीजन की तरफ अगर ज़्यादा है तो 2024 भी शायद मोदी सरकार की में पता लग जाता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं बोल देते हैं कि लेकिन डोंट वोट फॉर अ मुस्लिम कैंडिडेट, बी अ प्योर सनातनी। दैट मीन्स कि जहाँ राष्ट्र जो सेंट्रल स्तर की राजनीति है, जब वो इतने गंदे रूप में प्रभाव कर रही है, तभी ना आज छात्र स्तर की राजनीति में वो गंदगी देखने को मिल रही है। अब बताओ, शहीद का दर्जा नहीं मिलना, ये तो बहुत, शहीद वाली बात तो बहुत बड़ी है भाई। मैं अगर मेरे घर से एक शहीद निकलता है ना, तो मेरा पूरा गांव जान जाएगा कि इनके यहाँ से एक आदमी शहीद हुआ था, नाम हो जाता है। लेकिन आज भी अब शहीद का दर्जा छीन लेंगे तो आर्मी का गौरव ही चला जाएगा। अब अगर मैं अपने पर्सनल पे जाऊँ तो मैं केजरीवाल को ज़्यादा एक बेटर एजुकेटेड मानती हूँ। जो हम लोग दिल्ली का बेहतर हाल देख रहे हैं कहीं ना कहीं पे, मैं ये नहीं कहूँगी क्राइम रेट बहुत कम हो गया या कुछ भी, पर एटलीस्ट अक्ल वाले तो हैं। मैं जिनको ज़्यादा समझती हूँ कि टीचर ही नहीं है। तो आप लोग किस बात की बात कर रहे हो? कौन से आप बहुत एजुकेशन पॉलिसी में क्या लेके आ रहे हो? आप फ्लरिश क्या कर रहे हो? स्पेशली आई वुड से 8 और 9। राहुल को उनकी मैं पहले इतनी पॉपुलैरिटी की बात नहीं करूँगी, बट एज आई फाइंड कि विद इन 1 ईयर ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट, इवन ही हैज़ डन मैनी वर्क्स। तो कहीं ना कहीं वो 6-7 तक मेरे को लगता है कि उनकी रेंज। कि अगर मोदी जी 8 पे हैं तो राहुल 6 पे है, यही अंतर होगा। अब मान लीजिए सर, आप ये बताएंगे हिस्ट्री में आपने मुगल्स की हिस्ट्री रिमूव कर दिया, आप ये बताएंगे किससे वार हुआ? हवा से हुआ क्या? पानी से हुआ? नहीं ना, आपको मुगल यूज़ करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी आप न्यूज़ तक पर हैं। न्यूज़ तक पर आज हम पहुंचे हैं ARSD कॉलेज, दिल्ली के साउथ कैंपस का ये कॉलेज है, हिस्सा है, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे हम जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर मोदी सरकार के पक्ष में और विपक्ष में क्या मुद्दा माहौल बनने वाला है, कौन किस पर भारी होगा, इंडिया गठबंधन वर्सेस अगर NDA की बात करें तो NDA या इंडिया। 2024 में क्या राय है छात्रों की, छात्रों से ही जानते हैं 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, कौन आएगा? 2024 में मेरा मानना है इंडिया गठबंधन, उसको मैं सपोर्ट करती हूँ। और कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट हम सभी की ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि जो अभी एजुकेशन सिस्टम में जो हमें प्राइवेटाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, NEP हम पे थोपी जा रही है, उसकी वजह से फ़ी हाइक और ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम सभी को फेस करनी पड़ रही है। सो आई समहाउ फील कि इसको अबॉलिश किया जाए और हमारे स्टूडेंट लाइफ में थोड़े से अब चेंजेस आने शुरू हो। और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे देश को एक युवा नेता की ज़रूरत है। राहुल गांधी या फिर मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी में अगर वोट की बात करें कि कितने परसेंटेज देंगे तो 10 में से कितने होगा मोदी और वो उसमें, मोदी राहुल में कंपैरिजन 50-50 हो सकता है। 50-50 में। तो मुद्दा क्या रहने वाला है 2024 का मुद्दा मेन क्या रहने वाला है? इस पे करें हिंदू मुस्लिम, महंगाई, बेरोजगारी या क्या, रोजगार क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर आप भी? नहीं, मेरे को लगता है रिलीजन जहाँ पे आ गया, सबसे बड़ा मुद्दा रिलीजन ही है। लाइक जो मेरे को लगता है कि लोग आज के टाइम पे वही एग्जैक्टली जातिवादी वन धर्म पे, आप उनका पूरा वोट बैंक ही धर्म के नाम पर है। जहाँ लोगों के बयान ये सुनने में मिलते हैं कि उन्हें एजुकेशन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद बनना चाहिए। तो जहाँ धर्म आ गया, मैं मानती हूँ वहाँ लोग अक्सर अपना एक जो मत है वो एक तरफ देते हैं, वो आप जानते हैं बीजेपी की तरफ। तो मेरा मानना है कि आनी तो गठबंधन चाहिए, लेकिन जो रुख है सर, जहाँ मैं मानती हूँ कि जो इन्फ्लुएंस का एक दौर होता है तो वो रिलीजन की तरफ अगर ज़्यादा है तो 2024 भी शायद मोदी सरकार की। धर्म भारी पड़ेगा क्या? बिल्कुल, धर्म हर जगह भारी पड़ा है, और जब जहाँ जहाँ लोग अपना आम दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं वहाँ हर जगह धर्म भारी पड़ा है। हिंदू मुस्लिम होगा फिर या जातिवाद? नहीं, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा। कास्ट सेंसस भी तो है। कास्ट सेंसस इतना नहीं है, अगर आप कहीं पे भी कैलकुलेट करें तो कास्ट सेंसस भी जहाँ जहाँ पर हैं उसे लोग ओवर शेडो कर देते हैं इस चीज़ पे कि हिंदू तो है ना। राम मंदिर जी बिल्कुल होती है। अब मैं वही चीज़ बता रहा है ना कि लोगों में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस बात की है? ना लोगों ने गरीबी का रेट चेक किया, ना लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रेट चेक किया, ना HDI इंडेक्स चेक किया है, ना हंगर इंडेक्स चेक किया है। लोगों को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या है कि मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना गया है। आई रियली अप्रिशिएट कि मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने जिस वे में उसको लिया है कि तोड़कर, ये इसको एक जीत बताई गई है एक ना, और इस जीत का मेन जो श्रेय है वो बीजेपी सरकार को दिया जा रहा है। तो लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स को रिलीजन से इतना रिलेट कर पा रहे हैं, तो अब क्या ही छोटे से कॉलेज इलेक्शन में पता लग जाता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं बोल देते हैं कि लेकिन डोंट वोट फॉर अ मुस्लिम कैंडिडेट, बी अ प्योर सनातनी। दैट मीन्स कि जहाँ राष्ट्र जो सेंट्रल स्तर की राजनीति है, जब वो इतने गंदे रूप में
प्रभाव कर रही है, तभी ना आज छात्र स्तर की राजनीति में वो गंदगी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसके लिए बीजेपी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंटेंशनली वो चीज़ कर रही है, पर जो उनका वोट बैंक बढ़ाने का तरीका है वो यही मैं मानती हूँ, और ये आम कॉलेज स्टूडेंट इलेक्शन में दिखा है मुझे तो राष्ट्र स्तर की तो बात ही अलग होगी फिर। राम मंदिर मुद्दा रहेगा? मुझे नहीं लगता। क्या रहने वाला है, मेन क्या रहने वाला है? मेन जो मुझे लगता है कि राम मंदिर वाले टॉपिक से अभी थोड़ा सा हमें हटने की ज़रूरत है, और अभी जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसा कि मेरी दोस्त अलीज़ा ने भी कहा कि जो कास्ट सेंसस वगैरह को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, उसकी जगह पे इन्फ्लेशन को ज़्यादा, वो इन्फ्लेशन रेट्स ज़्यादा इंस्पेक्ट किए जाएँ, लिटरेसी रेट चेक किया जाए। लिटरेसी रेट भी इतना फ्रीक्वेंटली चेक नहीं होता है। पॉपुलेशन चेक की जाए कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है। दीज आर सेवरल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मॉनिटर्ड, विच आर रिक्वायर्ड टू पे अटेंशन इनटू, एंड ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रादर दैन जस्ट राम मंदिर। मतलब मेरा मोटिव किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब हम कंट्री के वेलफेयर की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट रिलीजन, इट इज़ अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बट थिंग इज कि जो होना चाहिए और क्या होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आखिरी की बात हर जगह वहाँ आ जाती है ना, तो हर चीज़ साइड लाइन हो जा रही है, लोग अपने मुंह से एक चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि डोमिनेंस रिलीजन का ज़्यादा रहेगा आगे भी। तो एक पेंशन आया है, पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम, इसको लेकर क्या आपकी राय है? ओल्ड पेंशन जो भी स्कीम थी वो पहले भी थोड़ी बहुत चल रही थी और अब भी चल रही है, लेकिन अगर अभी भी चेक करें तो कई जगह, जैसे मैं जिस एरिया से आती हूँ, हमारे एरिया में अभी भी बहुत बुजुर्गों को पेंशन मिलनी नहीं शुरू हुई है। वो अभी भी बैंक्स में जा रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब मुद्दे ना इतने पुराने हो गए हैं कि लोग आज़ादी के बाद से ये देख रहे हैं बहुत अच्छे से, और उनका ध्यान, उनको पता है कि भाई क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ ज़्यादा एक्साइट करती हैं फॉर अ वोट बैंक। हाँ, थोड़े टाइम के लिए, जैसे अभी हमारे पंजाब में बोला गया था कि ना लड़कियों को, महिलाओं को, जितनी भी जो अडल्ट होंगे या जो भी एज्ड हैं, उन सबको पैसे दिए जाएंगे, पर वो आज तक नहीं आए हैं। तो इट्स लाइक कि तो वादे होते रहते हैं, और ये वादे तो एक्चुअल सेंसेस पे तो बहुत कम ही हो पाते। वादे टूटने के लिए होते हैं। एग्जैक्टली, वादे बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। वादा किया उसे तोड़ेंगे, चुनावी मौका में वादा करते हैं, बाद में तोड़ देंगे उसे। अग्निवीर योजना आई थी, अग्निपथ का योजना है जिसको लेकर अग्निवीर बनाया जा रहा है, उनको शहीद का तो दर्जा मिल नहीं रहा, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अग्निवीर योजना है ना, मैं तो नहीं मानता सफल है। 4 साल अगर कोई आदमी लगाएगा ना, उसके अंदर वो भक्ति जागेगी नहीं, वो शहीद क्यों होगा? जब अभी अगले महीने तो बाहर जाने वाला है आर्मी से, वो क्यों सोचेगा कि मैं जंग के लिए चला जाऊँ? लेकिन जो शहीद होते हैं उनको तो दर्जा भी नहीं दे रही सरकार, तो दर्जा भी नहीं दे रही। नहीं, वही बात है ना। अब बताओ, शहीद का दर्जा नहीं मिलना, ये तो बहुत, शहीद वाली बात तो बहुत बड़ी है भाई। मैं अगर मेरे घर से एक शहीद निकलता है ना, तो मेरा पूरा गांव जान जाएगा कि इनके यहाँ से एक आदमी शहीद हुआ था, नाम हो जाता है। लेकिन आज भी अब शहीद का दर्जा छीन लेंगे तो आर्मी का गौरव ही चला जाएगा मेरा। लेकिन वो तो कहते हैं रोजगार, उसी से रोजगार की बात होती है। रोजगार क्या है? रोजगार क्या, ऐसा कोई आर्मी बहुत बड़ी चीज़ है क्या जो इतना बड़ा रोजगार बन जाएगा? मैं तो नहीं मानता भाई। कमाने होंगे आदमी को 30,000 रुपये, यहाँ कमा लेगा। लेकिन अग्निवीर जा रहा है ना, आर्मी में जा रहा है, आर्मी ज्वाइन कर रहा है। जो पहले गौरव मिलता था आदमी को कि हाँ भाई मेरे पापा आर्मी से हैं, वो चीज़ अब नहीं रहेगी। वो इसका लेटेस्ट इंसिडेंट भी है, किसी एक पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक शहीद की डेथ होती है, वो अग्निवीर के तहत ही गया था, और उसको आर्मी का कोई सम्मान नहीं मिलता। इवन उसको लोकल पुलिस वाले आकर उसको सम्मान देते हैं। तो उसकी जो एक मदर की स्टेटमेंट थी कि हम अपने बच्चे को ऐसे शहीद कर रहे हैं और हमारा बच्चा नॉर्मल, जैसे ना उनको तिरंगा मिल रहा है, ना उनको एक वो शान से लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है अपने ही कंट्री को, कि आप कम से कम जो आपके लिए, आप हमारे देश के लिए जा रहा है, हम उसे कम से कम एक तिरंगा तो दे सकते हैं लिपटने के लिए। हम उसको एक, वो जो एक डिजर्व करता है, जिस हिसाब की शहीदी, जिस हिसाब का वो बैकग्राउंड डिजर्व करता है अपने मरने के बाद, कम से कम वो उसका हक है और उसको मिलना चाहिए। ये स्कीम रोजगार की, और भी रोजगार के बहुत तरीके हैं अगर देखने जाएं तो। ये अग्निवीर तो जो पहले के स्कीम थी उसमें जब आर्मी भर्ती होती थी तो उसमें पेंशन भी था, और इसमें पेंशन भी नहीं है। अभी तो पेंशन हर गवर्नमेंट उसकी बंद कर दी गई है। 2003 के बाद की शायद जो भी गवर्नमेंट में है उनको पेंशन नहीं मिलने का स्कीम है शायद, जितना मुझे पता है, एज पर माय स्टेट जो भी है। लेकिन अभी के टाइम पर पेंशन भी मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर कोई आपको पूरे अपने थ्रू आउट द लाइफ अपना कोर एज आपको सर्व कर रहा है, और बुढ़ापे के बाद उसका क्या, वो तो फिर ये होगा ना कि जब तक मेरे अंदर, और वो इंसान करप्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। करप्शन की तरफ बढ़ने का लॉजिक ये भी है ना कि जब आपको पता लगे कि आपके पास पीछे कोई सहारा नहीं है, तो आज आप अपना सहारा बनाओगे, और जब लीगल फेयर मीन से सहारा आप इतना नहीं बना सकते, तो नेचुरली आप करप्शन की तरफ बढ़ोगे। तो आप सीधा सीधा करप्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हो। आप उनको सहारा दीजिए, क्योंकि हमारे कंट्री के लिए उन्होंने सर्व किया, अपना एक कोर एज लगाइए, गोल्डन पीरियड लगाया है। सो पेंशन
राहुल राहुल की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार की तरफ से एनडीए और राहुल की तरफ से इंडिया। इंडिया के बारे में कह रहे हैं पीएम कौन, क्योंकि पीएम तो तय ही नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 4 फेस निकल के आ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं केजरीवाल या नीतीश कुमार या अखिलेश यादव अब दावा ठोक रहे हैं या राहुल गांधी, तो कौन? अब अगर मैं अपने पर्सनल पे जाऊं तो मैं केजरीवाल को ज़्यादा एक बेटर एजुकेटेड मानती हूं। जो हम लोग दिल्ली का बेहतर हाल देख रहे हैं कहीं ना कहीं पे, मैं ये नहीं कहूँगी क्राइम रेट बहुत कम हो गया या कुछ भी, पर एटलीस्ट अकल वाले तो हैं, मैं जिनको ज़्यादा समझती हूँ कि अगर किसी ने एक सिविल लाइंस में अपने आप को दिया है तो उनको कंपेटिबल वेज ज़्यादा पता है, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कंट्री बेटर लीड कर सकते हैं इफ़ दे गेट द चांस टू बी। मेरा ऐसा मानना है, जैसे अगर हम करंट दिल्ली की सिचुएशन को भी देखें तो हाँ, दिल्ली में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, बट अभी अभी अगर आप देखें तो स्टेट की गवर्नमेंट जैसे कि आम आदमी पार्टी के पास में है, पर उनके ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है थ्रू द एलजी, क्योंकि एलजी उनका है एंड सीएम उनका है आम आदमी पार्टी का, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा बोला तो जाता है कि अलग अलग पार्टीज़ की मिलाकर सरकार बननी चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हायर पावर में होगी, जो भी पार्टी हायर पावर में होगी, वो दूसरी पावर को दबाने की कोशिश करती है। तो अगर इंडिया से ही आउट ऑफ दीज 4 फेसेस अगर कोई भी पावर में आते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, उसमें हमें थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, एंड जो एग्जीक्यूशंस हैं वो थोड़े बेटर हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। आपको महंगाई पे क्या लगता है, 2024 में महंगाई मुद्दा रहेगा क्या? महंगाई का मुद्दा रहेगा, लेकिन धर्म भी तो आ रहे बीच में। धर्म तो ये बीजेपी है ना, हमेशा लेके ही आती है, जातिवाद तो हमेशा ही करती है, जातिवाद लोगों को बांटती है। बीजेपी अगर जातिवाद करती है तो कांग्रेस भी तो बोली कि हम कास्ट जाति जनगणना करवाएंगे। जनगणना करवाएंगे, ये बताइए। देखिए, जातिगत जनगणना ठीक है, बट करवाई जा रही है इन ऑर्डर टू गेट अ सेंसस। उसके काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन जो हमारा कराया जाता है कास्ट बेसिस पे करवाया जाता है, उसके काफ़ी सारे मुद्दे भी हो सकते हैं। जैसे हम चाहे एजुकेशन में देखें, इवन अभी जैसे विमेन रिजर्वेशन भी आ चुका है पॉलिटिक्स में, तो रिजर्वेशन तो आजकल चल ही रहा है, तो उसके लिए कास्ट सेंसस होना कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये करवाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, रादर दैन टेकिंग दी अदर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये चुनाव के वक्त में घोषणाएं की जाती हैं बहुत सारे कि हम चुनाव आए हैं तो हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, हम आएंगे तो ये सारी चीज़ें दे देंगे आपको, स्टूडेंट के लिए हम एजुकेशन में कुछ सुधार करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम भी घटा दिए जाते हैं, और फिर मतलब 4 साल आप दबा के पैसा लीजिए और चुनाव के वक्त में उसे घटा दीजिए। ये लगता है आपको? अगर ये आम सी भाषा है, ये आम सा कॉमन सेंस इसको बोलते हैं। अब जब लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ पे। अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें, मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे खुद के कॉलेज में जो भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनकी सेकवेक एक सब्जेक्ट होता है, उसकी क्लासेस ही नहीं लग रही हैं, 2 महीने बाद पेपर हैं, और टीचर से आप बात करो, टीचर लाइक कि हमारे पास सब्जेक्ट अलॉटमेंट ही नहीं है, टीचर ही नहीं है। तो आप लोग किस बात की बात कर रहे हो? कौन से आप बहुत एजुकेशन पॉलिसी में क्या लेके आ रहे हो? आप फ्लरिश क्या कर रहे हो? स्पेशली मैं क्या देख रही हूँ, जितना मेरे को लेटेस्ट टाइम में सुनने को दे रहा है, इस चीज़ का नाम बदल दिया गया, टेक्स्ट बुक्स में ये नाम बदल दिया गया, इसकी हिस्ट्री उसकी हिस्ट्री। आप नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल वे में पढ़ाइए। जब आप एजुकेशन सिस्टम को ही इतना ट्रांसपेरेंट और पार्शियल मतलब नहीं रख पाएंगे तो आप किस वे में काम करेंगे? मोदी जी की डिग्री को लेकर भी सवाल उठाया जाता है। मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स डिग्री का मोहताज नहीं होती है, ये आपकी कला है। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स में आप जितनी बात करने की अपने पास कला रखते हैं। लेकिन अभी तो आप बोले थे केजरीवाल पढ़ा लिखा है। बिल्कुल पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखे होने का है कि इम्प्लीमेंट में चीज़ें दिखती हैं। अब जो मोदी जी भी अगर काम करते हैं, आप जानते होंगे उनके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर है, मेजर काम कैबिनेट मिनिस्टर्स का है। आसान भाषा उनको समझाई जाती है कि आपको मुझे ये करके देना है, और वो उसके अकॉर्डिंग डाटाबेस तैयार करके देते हैं। काम का प्रोसीजर ये होता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी जो आपकी एक स्पेशल कोर टीम बनती है, वो आपको काम करके देती है। तो जहाँ एक उसकी बात हो रही है, तो वहाँ उनकी डिग्री होना ना होना मुझे नहीं लग रहा कि इतना मैटर उनके लिए कर रही है, एज पर स्पेशली जब हमने मोदी जी की बात की है, मोदी जी के रेफरेंस में, क्योंकि उनका एक क्या कहते हैं कि ऑरा, एक नाम वो चल चुका है। गुजरात में वो पहले सीएम रहे हैं काफ़ी टाइम तक उनके, जबकि आपको अगर पता हो एक टाइम पे उनके ऊपर यूएसए ने बैन लगा दिया था कि वो अमेरिका में एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन आज कर रहे हैं। तो चीज़ें वक्त के साथ बदल रही हैं। जब उनका एक पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है, तो उनके जो भाषण देने की चीज़ें हैं वही इतनी ज़्यादा चल जा रही हैं। और मैं मानती हूँ कि सबसे इन्फ्लुएंशियल गेम जो वो चलते हैं, वो मेरे को रिलीजन का ही लगता है, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। तो राहुल और मोदी में अगर नंबर की बात की जाए आउट ऑफ 10 तो कौन होगा? कितने नंबर देंगे आप राहुल मोदी में? इन फॉर व्हाट?
पॉपुलैरिटी में या फिर चुनाव को लेकर के अगर 24 में इलेक्शन होते हैं तो फिर कितना पॉपुलर कौन होगा? अगर पॉपुलर हैं तो राहुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है, तो उसमें कितने बाई कितना का नंबर देंगे आउट ऑफ 10 में अगर बात करें तो? मुझे जितना एज़ पर द थिंग्स कि जो मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ कि मोदी जी की जो एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमें ये सकता है कि मतलब एक शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एज़ पर द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसी लेवल पर है और वो पॉपुलैरिटी उनकी बहुत अच्छी है, चाहे वो हर 10 में कितना देंगे? आई वुड से 8 और 9। राहुल को उनकी मैं पहले इतनी पॉपुलैरिटी की बात नहीं करूँगी, बट एज आई फाइंड कि विद इन 1 ईयर ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट, इवन ही हैज़ डन मैनी वर्क्स, तो कहीं ना कहीं वो 6-7 तक मेरे को लगता है कि उनकी रेंज। आप कितना नंबर देंगे अगर 10 में बात करें तो राहुल और मोदी में, कि जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी हो, तो ज़्यादा नंबर और कम नंबर किसको कितना नंबर देंगे आप, मोदी और राहुल में? आप देखिए, अगर आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात करेंगे, विद टाइम अगर हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात कर रहे पॉपुलैरिटी अभी के अनुसार से देखिए। हैं, कहूँगा कि अगर मोदी जी 8 पे हैं तो राहुल 6 पे है, यही अंतर होगा। अच्छा, 24 में क्या प्रभाव रहेगा, क्या मुद्दा क्या होगा आपके साथ? 24 में देखिए, पिछली बार जो लोकसभा का हमने इलेक्शन देखा था, उस समय एक तरफा पूरा मामला था, लेकिन इस बार के इलेक्शन में एक बात बहुत साफ साफ है कि इस दरमियान बीजेपी ने लोकप्रियता से अलग हटकर बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। मैं कहना चाहूँगा जहाँ पे हम कुछ अच्छी चीज़ें थी, हो रही थी और हो रही हैं, लेकिन जो आधारभूत चीज़ें थी जैसे अग्निवीर योजना जो रही, कुछ उसके बेहतरीन पहलू रहे, लेकिन जिन गाँवों पे ये भारत खड़ा होता है वो आज भी उस पहलू को समझना नहीं चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक लॉस रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके लिए जो गवर्नमेंट सर्विस है, स्पेशली जो मैं बॉर्डर साइड सैनिकों की बात करूं, तो उनके लिए उसका एक अलग मतलब होता था, और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो हैं ही। और इनफैक्ट अगर आप हमारे कॉलेज में आके स्टूडेंट से भी बात करना चाहेंगे तो उनको कुछ और ही चीज़ों से मतलब है, और शायद जो बीजेपी का एक अपना अलग एजेंडा है, ठीक है। बाकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है, उसमें मैं और आप अलग है। रोजगार रहेगा मुद्दा 24 में? मुझे तो लगता है कि इस बार हमने इस चीज़ को भी सेलिब्रेट किया कि हमारी जनसंख्या बहुत आगे चली गई है, ठीक। जहाँ पे हम कभी दूसरे नंबर पे थे तो आज पहले नंबर पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से एक जनसंख्या हमारे लिए एक सामने दिखी चीज़, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोज़गार इस बार और बड़ा एक प्रश्न होना चाहिए, तो और होगा भी। महंगाई बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और आप देख लीजिए कि शायद आज गैस सिलेंडर्स पे आज उतना ही बवाल है, लेकिन वो तो कम किए ना। देखिए, कम करने के लिए शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इलेक्शन तक का शायद एक झांसा है जो साल भर के लिए दिया जाएगा, जो भी बना दिया जाएगा। इसके बाद फिर वही स्थितियाँ पहले से ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार भी हमने यही देखा है कि इलेक्शन जैसे आता है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है और फिर उसको वैसे ही कर दिया जाता है। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है 24 में क्या मुद्दा रहने वाला? मुद्दा सबसे बड़ा जो रहने वाला है वो नौकरी रहने वाला है, क्योंकि आप पिछले 5 सालों में देख लिया जाए, मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी सरकारी नौकरी नहीं हुई जिन्होंने निष्पक्ष रूप से उन्होंने सफल कराई हो। किसी का पेपर हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, या रिजल्ट नहीं आता, 3-3 साल तक छात्र वेट करते रहते हैं। तो एक भी जो भी सरकार है वो केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों सरकार एक पहले तो नौकरियां नहीं लाती हैं, अगर लाती हैं तो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, लोग जा नहीं पा रहे वहाँ पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है 2024 का। अच्छा, एक और टर्म आया है अभी फ़िलहाल के NCERT में से भारत को रखा जाएगा, इंडिया हटा दी जाएगी। तो ये भारत और इंडिया का अलग सा मुद्दा हो गया। और ये शायद आप इससे भी, मैं आपको जानकारी के लिए अगर पता हो वैसे, कि जब से इंडिया गठबंधन बना तब से उन्होंने बोला, बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि इंडिया, मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया हम नहीं रखेंगे। हर जगह G20 हुआ, वहाँ से इंडिया गायब कर दिए। उसके बाद अभी NCERT किताब से कह रहे हैं इंडिया नहीं भारत होगा। तो ये इस पर क्या आपकी राय है? हाँ, हम क्यों ही नाम बदल रहे हैं। भारत ठीक है, हमारा नाम है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट जब एक कॉमन लोगों तक, विदेशों तक हमारा नाम इंडिया ही है तो हम उसको इंडिया ही रखें। और ये चीज़ अभी ही क्यों, जब उन्होंने अलायंस बना दिया इंडिया, तो ये मुझे एक गलत लगता है। बाकी ठीक है, अगर लोग भारत कह रहे हैं, भारत भी हमारे देश का ही नाम है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, सब है। लेकिन वो तो हटाना चाहते हैं ना, वो तो बोलते हैं हमें। बहुत गलत है, हटाने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, हटाना नहीं चाहिए। जिसको जो बोलना है, जो बोलना चाहता है वो बोले। आप क्या कहते हैं, ये इंडिया और भारत? पहली बात, अब उन्हें जैसे गठबंधन के बाद से उन्हें ऐसा लग रहा है कि नाम को बदल देना चाहिए, उसके लिए काफ़ी सारे तर्क उन्होंने दिए। तो मेरा बस उनसे यही एक सवाल है, क्या वो इतने साल से सो रहे थे? और दूसरी बात यही है कि अब वो नाम बदलने को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि स्टेडियम का नाम बदल के हम ये कर देंगे, इस रास्ते का नाम बदल के हम ये कर देंगे, सिलेबस से मुगलों का चैप्टर हटा दिया जाएगा। अब मुगल्स ने हमारे देश में चाहे कुछ भी किया, पर वो हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है
हम ये बात नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। चाहे उन्होंने हमारे देश में अच्छे काम किए, चाहे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया या कुछ भी किया, वो हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है और बच्चों तक निष्पक्षता से हिस्ट्री पहुंचाई जानी चाहिए। ठीक है, हम अशोका की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाकी हमारे जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पर मुगलों की हिस्ट्री हटाए जाने का लॉजिक क्या बनता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, हम महाराणा प्रताप के हिस्ट्री डाल तो रहे हैं, महाराणा प्रताप को डाल तो रहे हैं, मुगल को पढ़ने की क्या जरूरत है? महाराणा प्रताप डाल रहे हैं, आप महाराणा प्रताप को पढ़िए। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तब आप वो पढ़ते हैं जो वास्तविकता में हुआ है। अगर यहाँ अगर कोई रूलर हारा है तो वो हारे हैं, वो सुनना पड़ेगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होती है हिस्ट्री कि हम ये बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए सर, आप ये बताएंगे हिस्ट्री में आपने मुगल्स की हिस्ट्री रिमूव कर दिया, आप ये बताएंगे किससे वार हुआ? हवा से हुआ क्या? पानी से हुआ? नहीं ना, आपको मुगल यूज़ करना पड़ेगा। और अगर कहीं पर आप मुगलों से हारे हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, वो हिस्ट्री है। और मुझे नहीं लगता कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुई है। वो आप अगर आप मैंने जितना हिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पावर की लड़ाई रही है हमेशा। अब पावर का डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर मैं रूल कर रहा हूँ तो जो चीज़ मैं इंप्लीमेंट करूँगा वो इंप्लीमेंट होंगी। वहाँ कोई बात ये नहीं चली कि इसको हटाना है या वो हटाना है, वहाँ सिर्फ पावर की बात हुई है। और जहाँ पावर होती है वहाँ हर तरह की वॉर होती है, हर लोगों के बीच में होती है। इवन एक जस्ट फॉर रेफरेंस, कई लोग बोलते हैं कि एक रानी ने एक क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कारण जौहर किया, एक्सेप्टेबल, बहुत वीरता की बात है आपने किया। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग 1100 राजपूत वैसे राजपूत लड़ाइयाँ हुई हैं, और जो राजपूत वैसे राजपूत लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भी हारने पर स्त्रियों ने जौहर किया है। तो वो जौहर को हाईलाइट क्यों नहीं करना? लेकिन वो इतिहास से तो नहीं है ना, मतलब अगर मतलब होता तो फिर नेहरू जी को भी बोलते नेहरू ने कुछ नहीं किया, फिर कभी तारीफ कर देते हैं, कभी बुराई कर सर बात फिर बुराई। समय का चक्र होता है। एक दौर था जब कांग्रेस का टाइम था, अगर आज इस दौर की बात करें तो ये बीजेपी का दौर है। और जब दौर आप चलता है ना किसी का, तब जो आपका पोजीशन है वो हर रूप में गलत है, हर प्रारूप में गलत है, उसने जो किया वो भी गलत है। जो लोग एक टाइम पर महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते थे, आज वो लोग नहीं मानते। तो एक दौर राजनीति का दौर है। अगर आप सेंसस चेक करें, 3 साल जब 3 बार लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट आती है। फॉर से जो कोलिशन का अभी भी बन रहा है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती है, बहुत से XYZ रीजन है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं हिस्ट्री में मानती हूँ कि हम लोग को पढ़ाया भी जाता है कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि समय का चक्र है, वो चीज़ रिपीट होनी है। और मुझे लगता है कि शायद वो चक्र एक चल रहा है कि एक कांग्रेस का टाइम था और एक बीजेपी का टाइम था, और अगर कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस हाईलाइट हुई तो बीजेपी के टाइम में बीजेपी हाईलाइट हो रही है। तो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी फेयर इन पॉलिटिक्स, आई फील। 24 में इसका असर होगा क्या? ये भारत इंडिया का कोई असर होगा? देखिए, मैं उसी बात पे आना चाहता था। दरअसल आपने कुछ देर पहले मुझसे ही स्टूडेंट्स के बारे में पूछा कि उनकी क्या राय होगी, हम सब वही हैं। दरअसल हम हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, और मुझे लगता है कि जब भी उस दिन पे हमने कभी इस नज़र से नहीं देखा अपने देश को कि इंडिया लिखा गया है या भारत लिखा गया है। क्या ये एक्चुअली एक भावना है। आप भारत लिख देंगे, इंडिया लिख देंगे, या आप, मेरे माँ ने शुरू से बताया होता ना कि तुम्हारे देश को ये भी कहा जाता है, तो मेरे लिए भावना वही समतुल्य रहेगी। शब्दों को बदल देने से, भाषा बदल देने से भावनाएं नहीं बदलेंगी, वो कभी भी यही रहेंगी। और अगर ये आज का वर्तमान सोचता है कि हम उसके भविष्य हैं, तो यही भविष्य उनसे कह रहा है कि ये सब करने से कोई मतलब नहीं बनता। और जैसा कि जानवी ने भी कहा कि ये जो एक गठबंधन बना और जिसके बाद आपके सामने एक ऐसी योजना बनने लगी कि चलो अब ये एक नया, ये दरअसल जो हम पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे ना, इंसान धीरे धीरे इसी को इस तरह से खोता है। अगर हम एक तरह से हम आपको पॉपुलर मान रहे हैं और आप इस तरह के अपने नए नए ढंग लाएंगे, चाल लाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम तो वो है ना जो पढ़े लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। और वही जहाँ हम इतिहास की बात करें, मैंने मान लिया कि चलिए कल किसी ने कुछ और लिख दिया होगा, आज आप कुछ और लिख रहे हैं, और कल कोई फिर एक सत्ता आएगी, वो कल कुछ और लिखेगी, फिर तब शायद कोई इतिहास की प्रामाणिकता नहीं रह जाएगी। क्योंकि प्रमाण भी तो हमारे हाथ में है। जब सब कुछ आपका है, सारे सिस्टम्स आपके हैं। मैं कल खुद एक सत्ता में अगर एक इंसान हूँ और मेरे पास सारा सिस्टम है, मैं नए नए प्रमाण मौजूद करा दूंगा। ये तो छात्रों पे ही होता है ना कि छात्र देश के लिए क्या कर सकते हैं। जब जब छात्र कहा जाता है, जब जब छात्र जागता है तो कुछ ना कुछ नया इतिहास रचता है। अब वो तो इतिहास को ही बदलने की बात कर रहे हैं। अब छात्र कितना किस किस से लड़े, कैसे कैसे करे, क्योंकि छात्र जागा तो आपको JP आंदोलन हुआ, छात्रों का ही हुआ कि अभी मूवमेंट में फाइट हुए, लेकिन इन दिनों छात्रों का भी कुछ मतलब आप कह सकते हैं ढीला रवैया हो गया। उनको कोई मतलब नहीं है, आधे छात्र बढ़ जाते हैं, आगे NCERT के फेवर में है, आगे उनको फेवर नहीं चाहिए। अब कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनता वो भाई ठीक होता, हिंदू राष्ट्र ही क्यों नहीं घोषित बना देता भारत को, ये भी तो कहना है। जैसे भारत हमारा शुरू से ही कि रीजनलिज्म मतलब कि सबको फेवर करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को प्रमोट करता है, ऐसा नहीं। फ्रांस जैसे वो किसी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन भारत सारे जो धर्म है सबको सम्मान करता है, सबको प्रमोट करता है। और ये नहीं है कि भाई हम नहीं करेंगे,
क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो भारत वही सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। तो भारत नहीं चाहता किसी की लड़ाई हो या वैसा दंगा हो, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी शुरू से ही संस्कृति यही रही है, तो बस यही। तो मोदी राहुल में बेटर आपको कौन लग रहा है? बेटर तो वही होता है कि जो सबके हित में सोचे, विकास करे, वही बेटर है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले उन्होंने भी काम अच्छा किया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद समय बहुत हमारे ऐसी हालतें थी कि बहुत परिस्थितियाँ बेकार थीं, लेकिन उस टाइम उन्होंने काम करके दिया। लेकिन वही है, अब इसका इनका टाइम है, जब इनको बेस मिल गया है बना हुआ, तो अभी ये कर रहे हैं कि भाई हम और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए ना, उस टाइम परिस्थितियाँ क्या थी, उस परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, वो मायने रखता है। अब इनको बेस बना हुआ मिल गया है, तो अब ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम मॉडर्निटी ला रहे हैं। मॉडर्निटी राजीव गांधी लाए थे 1985 में, जब कंप्यूटर उन्होंने इंडिया में लाए थे, मॉडर्निटी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये नहीं कह सकते कि मॉडर्निटी हम। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया हमने लाया। ऐसा नहीं है, कहने को तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, पहले वाले भी कहते गए और अभी वाले भी कह रहे हैं। कहने को क्या है, जो मन आता है सबको कहते हैं। चुनाव है, निकल जाएगा, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। बस वही है कि लोग किस तरह से चुनाव के टाइम पे एक साथ आ जाएं, वोट हो जाए, उसके बाद तो हमें किससे मतलब है। सीधा सबका मुद्दा यही है। चुनाव के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। वो किसी को नहीं पूछता। जैसे हम अपने गांव में भी देखते हैं, कस्बे में देखते हैं कि नेताजी आते हैं चुनावों के टाइम, उसके बाद कहाँ आ रहे हैं किसी को नहीं पता। लोग तो नेताजियों को जानते तक नहीं है कि कौन हमारे सांसद हैं, कौन विधायक हैं। ये हाल है, बस चुनावों के टाइम ही देखते हैं। 24 में ये पक्का रहेगा, रोजगार बेरोजगार के मुद्दे भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भी होगा, मतलब इन तमाम मुद्दों को देख के वोटिंग होगी और ये तय होगा कि मोदी आएंगे या फिर इंडिया गठबंधन होगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से फेस भी बाद में तय किया जाएगा, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। आपको यही है ना? अभी जैसे कास्टिज़म की भी अगर जैसे बात की गई, कास्टिज़म हो गया, रिलीजन हो गया, तो अगर मैं एक छात्र स्तर पे ही बात करूँ तो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के भी जैसे चुनाव हुए, उसमें जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कास्ट फैक्टर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया कि ये जाट हैं, ये गुज्जर हैं, इनको वोट दीजिए, ये कीजिए, ना कि इस बात पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया कि ज़्यादा काबिल कौन है, ज़्यादा स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ काम ज़्यादा कौन करेंगे। उसमें यही जाट, गुज्जर, हिंदू, मुसलमान, यही सब चीज़ें मुझे हाईलाइट होती हुई दिख रही थी। और मेरा कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि हमारे देश को अभी युवा छात्र नेताओं की भी आवश्यकता है, जो सही दिशा में छात्र संघ के लिए भी काम करें। क्योंकि हमारे देश में अगर जैसे युवा नेता की भी बात करें तो 30-40, ये तो शायद मैं कम उम्र ही कह रही हूँ, 40 से ऊपर के जो नेता होते हैं उन्हें भी युवा माना जाता है। तो अभी थोड़े उनसे कम उम्र के नेताओं की भी ज़रूरत है, जो थोड़ा एक युवा विचारधारा रखते हों, जिनका एक फ्रेश माइंडसेट हो बेसिकली, तो वो थोड़ा आगे की भी सोच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे जो आजकल के इंटरेस्ट हैं, अगर कोई 60-70 साल के नेता होंगे तो वो उन इंटरेस्ट को नहीं समझ सकते हैं। इंटरेस्ट वही समझ सकते हैं जो हमारी उम्र के हों। तो मेरा यही मानना है। मेन मुद्दा यही रहने वाला है ना? देखिए, मुद्दा तो जैसे कि एक आपने खुद जो शॉर्ट में अगर बोले तो क्या रहेगा, बेरोजगारी, धर्म या फिर जाति, क्या रहेगा? धर्म का तो इस बार बहुत कम, मैं कहूँगा रोजगार बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस बार। रोजगार रहेगा बहुत बड़ा मुद्दा। इंडिया भारत इंडिया भारत में मुझे देखिए, अगर एक जो शिक्षित समाज है, जो पढ़ता लिखता है, मैं उनकी नहीं बात करूंगा, जो प्रभावित होते हैं, जो पढ़ता लिखता सोचता है, उसके लिए कभी ये कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता इंडिया और भारत। क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 में बीजेपी और इंडिया गठबंधन पर भी असर दिखाएगा। उसमें आपने देखा कि इंडिया और भारत की भी बात होगी और इसके साथ बेरोजगार, रोजगार का भी मुद्दा उठेगा। इसके साथ हो सकता है कि आप राम मंदिर को लेकर भी मुद्दा उठाए जाएंगे। कई सारे ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे को देश की ज़रूरत है, जिसमें केजरीवाल हैं। कुछ का कहना होता है कि केजरीवाल, राहुल गांधी भी वेल एजुकेटेड हैं। तो देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी कि 24 में स्टूडेंट किसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर होगा और 24 में किसको लाएगा, मोदी या इंडिया की तरफ से राहुल गांधी की टीम आएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।